एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे 66वीं वीपीएससी के टेस्ट सीरीज। जो ये टेस्ट सीरीज है वो आस्था आईएएस की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, इससे काफ़ी क्वेश्चन फंसते भी हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें 150 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला वो 27 दिसंबर को होगा। इसका जो एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है, तो काफ़ी कम समय हमारे पास बचा है। तो जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वैल, ऑप्शन बी है पशुपति, और ऑप्शन सी है द्विसंगी पशु, और ऑप्शन डी है एक संगी पशु, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो एक संगी पशु है उसका जो अंकन है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे सबसे अधिक किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन बी है अभिलेखों में पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और ऑप्शन सी है इसका भारत में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और ऑप्शन डी है अग्निकुंड राखीगढ़ी एवं धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी जो सिंधु सभ्यता की एक लिपि जो है वो कैसी थी? वो भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द अभिप्राय किससे है? यानी जो मेलुहा शब्द है उसका अभिप्राय किससे है? ऑप्शन ए है घोड़ा से, ऑप्शन बी है कुवण वाला सांड से, और ऑप्शन सी है सुमेरियन सभ्यता से, ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? सिंधु सभ्यता। यानी जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द है उसका जो संबंध है, उसका जो मतलब अभिप्राय है कहाँ से है? वो सिंधु सभ्यता है से। कहाँ से? ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, आर्यों के प्रशासनिक इकाइयों में सबसे निचले पायदान पर था। यानी जो उनका एक क्रम था, जो उन्होंने एक उनका प्रशासनिक क्रम था, उसमें सबसे निचले पायदान पर कौन था? ऑप्शन ए है विश, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है कुल, और ऑप्शन डी है जन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताना है? तो आप सभी को लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी कुल। यानी जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसमें जो सबसे निचले पायदान पर कुल था, यानी जो उनकी एक प्रशासनिक जो उनका ढांचा बनाया गया था ऊपर से नीचे, तो इसमें सबसे निचले पायदान पर कौन था? सबसे नीचे वो कुल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग थे उन्होंने भारत की जो यात्रा की थी वो किसके शासन में काल में की थी, यानी उस समय किसका शासनकाल था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है कलाशांक, और ऑप्शन डी है महापद्मनंद, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हर्षवर्धन। यानी जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग थे उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई? यहाँ पे एक क्रम दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि इसमें किस वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए है चेद, और ऑप्शन बी है सातवाहन वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश, और ऑप्शन डी है कौण वंश, और ऑप्शन ई है
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। यानी जो सातवाहन वंश था वो उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाई थी। किसने? सातवाहन वंश ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं? यानी दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है केरल, और ऑप्शन बी है कर्नाटक, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है तेलंगाना, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक मंदिर कहाँ पाए जाते हैं दक्षिण भारत के सभी राज्यों में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में, दक्षिण भारत जो है उसके सभी राज्यों में जो तमिलनाडु है वहाँ पे सर्वाधिक मंदिर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, गोडो फर्निस निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित है? यानी जो गोडो फर्निस है वो किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी शक वंश, और ऑप्शन सी शुंग वंश, और ऑप्शन डी है कौण वंश, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश। यानी जो गोंडो फरिस थे वो पल्लव वंश से उनका संबंध था। किससे था? पल्लव वंश से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है? यानी ऋग्वेद के जो किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 9वें में, ऑप्शन बी है 10वें में, और ऑप्शन सी है 7वें में, और ऑप्शन डी है 5वें में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10वें। जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कृषि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। यानी कृषि की जो प्रक्रिया है वो किस वेद में उसका वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, और ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, और ऑप्शन डी है ऋग्वेद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। यानी जो कृषि की प्रक्रिया का जो वर्णन मिलता है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में हमको उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन हर पीसीएस एग्जाम में पूछा, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता रहता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशराग जो युद्ध है का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो किस में है? तो ऑप्शन ए है 9वें में, ऑप्शन बी है 7वें में, और ऑप्शन सी है 8वें में, और ऑप्शन डी है 5वें में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी जो दशराज युद्ध का जो वर्णन हमको मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें? 7वें मंडल में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूत युग का समय काल है। तो ऑप्शन ए है 800 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 से 700 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 1750 से 1500 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 300 से 200 ईसा पूर्व, और ऑप्शन के ई है क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, 800 से 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 800 से 600 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, जो सूत युग का समय काल है वो 800 से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही हैं? यानी आपको यहाँ पे कथन जो दिए गए हैं वो कथन, कौन कथन जो हैं जो उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही सिद्ध होते हैं? तो ऑप्शन ए है मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सेकंड नंबर पे है कठोपनिषद नचिकेत यम संवाद का उल्लेख मिलता है। थर्ड है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं।
तो नीचे दिए गए कूट कर सही कथनों को चुनिएगा। तो कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। फर्स्ट क्या है, जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सेकेंड का है जो कठोपनिषद है वो नचिकेत यम संवाद का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है कुशीनारा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी। यानी जो गौतम बुद्ध थे उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है लिच्छवियों की, ऑप्शन बी है शाक्यों की, ऑप्शन सी है कोली के और ऑप्शन डी है मल्लों के और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लों के। क्या हो जाएगा, मल्लों के। जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था, यानी उसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए हसन-गंगू, ऑप्शन बी है हरिहर और ऑप्शन सी है बुक्का और ऑप्शन डी है देवराय प्रथम और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। यानी ऐसा किसका शासनकाल था जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। जो शाहजहां थे उनके जो शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो राइट आंसर में क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी शाहजहां, जिसके शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1602 में, ऑप्शन बी है 1600 में और ऑप्शन सी है 1858 में और ऑप्शन डी है 1599 में और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1600। यानी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो गठन हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहा। ऑप्शन ए है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ और ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाजीराव प्रथम। जो मस्तानी नामक महिला का जो संबंध था वह किससे था, वो बाजीराव प्रथम से था, इसीलिए चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। ऑप्शन ए है ईसा अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी है अजमंदा बानो बेगम, ऑप्शन सी है मोहम्मद फ़कीर और ऑप्शन डी है मीर हासिम और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ईसा अहमद लाहौरी के द्वारा ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, ईसा अहमद लाहौरी के द्वारा। ये मुख्य स्थापत्य कलाकार थे। नेक्स्ट है
धर्मट का युद्ध कब हुआ था, यानी जो धर्मट था उसका युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे सन पूछा गया आपसे। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1670 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1691 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1598 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1658 ईस्वी और ऑप्शन ई क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो धर्मट का युद्ध हुआ था वो 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट है शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है, यानी जो शिवनेरी है वो क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है शिवाजी का जन्म स्थल, ऑप्शन बी है एक किला, ऑप्शन सी है शास्त्र गृह और ऑप्शन डी है मराठा का पूजा स्थल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक किला है। जो शिवनेरी है वो एक किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सन्नासी विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी सन्नासी जो विद्रोह हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है बंगाल में और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो बंगाल में हुआ था। कहाँ, वो बंगाल में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था, यानी जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा था उसका जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी है राहुल संकृत्यायन के द्वारा, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह जुबैर के द्वारा और ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा जो बिहार राज्य था वो एक अलग राज्य बना था। तो दोस्तों ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी, और भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था क्योंकि जो भारतीय संविधान हमारा बना है इससे जितने भी उपबंध लिए अधिकतर उपबंध 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। और जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है उसका जो निर्माण हुआ था वो सर्वप्रथम उसका निर्माण भारत शासन अधिनियम 1935 में ही हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो उपबंध लिए गए हैं तो इसी से लिए गए हैं, इसी अधिनियम के द्वारा लिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत जो बिहार था वो एक अलग राज्य बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही बना था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है सारण और ऑप्शन डी है पटना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी जो पटना में स्वदेशी संघ था उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1939 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
यानी जो पटना में स्वदेशी संघ था उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में किस घटना के प्रमुख नेता थे? यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिसके दोनों लोग एक प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है पावना विद्रोह और ऑप्शन डी है मोफला विद्रोह और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? यानी जो नमक सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो उसकी जो शुरुआत बिहार में कब हुई थी? ऑप्शन ए है 12 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1930 को और ऑप्शन डी है 8 अप्रैल 1931 को और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 6 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी में और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी। यानी जो बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा से, ऑप्शन बी है वनावली से, ऑप्शन सी है अजोरा से और ऑप्शन डी है दम्मसंदास से और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वनावली से। क्या हो जाएगा? वनावली से। यानी जो हड़प्पा कालीन स्थल से जो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो वनावली स्थल से प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यानी जो कलिंग नरेश थे खारवेल से जो संबंधित जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, किस अभिलेख के द्वारा? तो ऑप्शन ए है हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है प्रयाग प्रसिद्धि और ऑप्शन डी है दिल्ली लौह स्तंभ और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? जो कलिंग नरेश खारवेल से जो संबंधित जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? यानी जो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र है वो किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है बर्मा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय में हुई थी? यानी उस समय किसका शासनकाल था? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक के समय में और ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी के समय में और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक के समय में और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किस राजा के शासनकाल का वर्णन किया है? यानी जो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, तो उसने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें किसके राजा मतलब किस राजा का वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए है
हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय प्रथम, और ऑप्शन सी है बुक्का, और ऑप्शन डी है हसन गंगू, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम। जो मोरक्को यात्री एवं नवदूता था उसने हरिहर प्रथम के का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, यानी संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है चांद, ऑप्शन बी है भैरव, ऑप्शन सी है भोलो, और ऑप्शन डी है सिंधु, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कोई भी इसमें कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? यानी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था उसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है ए.ओ. ह्यूम, और ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? डी। जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव को, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो को, और ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले को, और ऑप्शन डी है सर लियोनेल कार्टिस को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी सर लियोनेल कार्टिस ने द्वैत शासन का जनक माना जाता है। किसको? सर लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासन का जो जनक माना जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? यहाँ पे सन आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1903 में, ऑप्शन बी है 1904 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1905 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1902 ईस्वी में, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1903 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन था उसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था? यानी इसका जो आरंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी है इंडियन एसोसिएशन, और ऑप्शन डी है इंडियन नेशनल यूनियन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडियन नेशनल यूनियन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो आरंभिक नाम था वो क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी, और ऑप्शन डी है अली मर्दान खिलजी, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी जो थे बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय को लोकप्रियता हासिल हुई? यानी ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसको बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल हुई है? ऑप्शन ए है चिश्ती संप्रदाय को, ऑप्शन बी है फिरदौसी सिलसिले को, और ऑप्शन सी है सुहारवर्दी सिलसिले को, और ऑप्शन डी है कादरी सिलसिले को, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिरदौसी सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल हुई है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमृतसर के संस्थापक, अमृतसर जो शहर था उसके संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, और ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन डी है गुरु हरगोविंद, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गुरु रामदास ने जो अमृतसर था उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हीनयान एवं महायान शाखा में विभाजन किस संगीति में हुआ था? ऑप्शन ए है प्रथम संगीति में, ऑप्शन बी है तृतीय संगीति में, ऑप्शन सी है चतुर्थ संगीति में, और ऑप्शन डी है द्वितीय संगीति में, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चतुर्थ संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट था हीनयान, दूसरा महायान। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? यानी जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय उसका अध्यक्ष कौन था जिसके समय में वो संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन ए है महाकश्यप, और ऑप्शन बी है साबकमीर, और ऑप्शन सी है वसुमित्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साबकमीर जो थे वो तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। उनके समय में ही जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो संपन्न हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन ए है मगधी भाषा में, ऑप्शन बी है अर्ध मगधी भाषा में, ऑप्शन सी है पाली भाषा में, और ऑप्शन डी है संस्कृत में, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में पटना को पालीबोथरा कहा गया है? क्या है कि किस ग्रंथ में पटना को पालीबोथरा कहा गया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इंडिका में, ऑप्शन बी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और ऑप्शन सी है चिंतु में, और ऑप्शन बी है तबकाते नासरी में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडिका में पटना को क्या कहा गया है? पालीबोथरा कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1934 में बनी बिहार सोशल पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो 1934 में बिहार में एक सोशल पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, और ऑप्शन डी है कर्पूरी ठाकुर, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो बिहार सोशल पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है इनमें से किस ग्रंथ को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है? यानी किस ग्रंथ को यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, और ऑप्शन सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी जो ऋग्वेद है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? यानी जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन डी है लियाकत अली खान, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को राजेंद्र प्रसाद ने
पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। आज हम लोग केवल 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस फिर सॉल्व करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस हम लोग डेली देखेंगे। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी कम समय बचा हुआ, तो आप सभी लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए उतना ही काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के आते रहेंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको जो टेस्ट सीरीज। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और अपना मूल्यांकन अवश्य कीजिएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे होंगे उसके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 51 के साथ मिलते हैं। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।